एनसीईआरटी 9 to 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास तथा भूगोल एक विषय के रूप में दो महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ाया गया। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत या इस क्लास के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है, एक बार हम सिनॉप्सिस या रूपरेखा के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं किस प्रकार के है, यह हमारी पृथ्वी है और इसके अंदर किस प्रकार की संरचनाएं विद्यमान है, उनकी जानकारी हमको किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी जो है उन्हें भूकंपीय तरंग या भूकंप के फलस्वरूप अत्यधिक जानकारी मिलती है जो अत्यधिक विश्वसनीय है। इसलिए हम इस पाठ के अंतर्गत भूकंप, भूकंपीय तरंग तथा भूकंपीय तरंग के प्रकार, भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के किसी भाग में हलचल या धरातल के किसी भाग का हिलना ही भूकंप कहलाता है। उन भूकंपों के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होने के फलस्वरूप तरंग उत्पन्न होती है। तरंग दिशाओं पृथ्वी के आंतरिक भागों में विभिन्न दिशाओं में गमन करती है और इसी के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। भूकंपीय तरंग का संचरण, भूकंपीय तरंग की जो उत्पत्ति होता है उनकी गति पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस प्रकार से होती है। भूकंप की मापन, भूकंप का जब उत्पत्ति होता है उसका मापन कैसे करेंगे और कितने आधारों पर करेंगे। इसके बाद है भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, वह सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी जो है भूकंपीय तरंग के आधार पर मिलता है। तो भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कितने परतों में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ इस आकृति में दिखाया गया है कि हमारी पृथ्वी को या पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कुल मिलाकर के भूकंपीय तरंग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत जिसे भूपर पट्टी कहा जाता है, उसके नीचे मैंटिल, उसके नीचे क्रोड। क्रोड हालांकि दो भागों में है, तो सबसे अंदर वाला भाग क्रोड है, यह क्रोड है। इसके बाद सबसे अंत में हम पढ़ेंगे स्वेस, एक महत्वपूर्ण भूगोल होता है। ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक राष्ट्र है, तो ऑस्ट्रिया का एक महत्वपूर्ण भूगोल होता है स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को रासायनिक संगठन के आधार पर तीन परतों में बांटा गया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत या आज की वीडियो के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि हम सब जो है वह पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल। सभी के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की आकृति है। ज्वालामुखी के फलस्वरूप अंदर से मैग्मा निकलता है, यह मैग्मा कहां से निकलता है। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मस्तिष्क में या दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का प्रस्तावना के अंतर्गत देखते हैं। हम सभी जो है, हम सभी अर्थात मानव, हम सभी पृथ्वी पर निवास करते हैं। हम सभी मानव जो है पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, एक जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का अध्ययन। तो यहाँ कहता है कि पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग किस प्रकार की है या आंतरिक संरचना किस प्रकार का है, यह एक कौतूहल का विषय है, यह विवादास्पद विषय है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के अंदर गया नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा नहीं है। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही कोई पहुंच सकता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, चूंकि आंतरिक भाग जैसे जैसे जाते हैं, देख रहे हैं कि यह केंद्र वाला भाग अत्यधिक गर्म पदार्थ है। तो यहाँ का तापमान लगभग में 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी खौलने लगता है, उस समय हमारा पैर हाथ पूरा जलने लगता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या हम 4000 डिग्री सेंटीग्रेड सहन करने पाएंगे? तो निश्चित है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी हमें प्रत्यक्ष स्रोतों से नहीं मिलता है, या हम कह सकते हैं कि वहां कोई भी व्यक्ति पहुंच ना सका है, न पहुंच सकता है। फिर भी विभिन्न माध्यमों से कुछ हद तक पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त होती है। कुछ माध्यम से, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस वीडियो के अंतर्गत या इस क्लास के अंतर्गत
पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी के स्रोत, अर्थात हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, जानकारी के स्रोत तथा विभिन्न आधारों पर विभाजित पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। वीडियो के अंतर्गत या इस क्लास के अंतर्गत जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के जानकारी का जो विभिन्न स्रोत है और विभिन्न आधारों पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को विभाजित किया गया उनके बारे में अध्ययन करेंगे या उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार की है, उनकी जानकारी हमको कितने स्रोतों से प्राप्त होता है, दो स्रोतों से। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के दो स्रोत है, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं किस प्रकार की है, इनकी जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा का अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के वे स्रोत है जिनमें पृथ्वी के अंदर या भूगर्भ के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देख करके या प्राप्त करके और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के एक ऐसा स्रोत पृथ्वी के अंदर गए बिना ही अनुमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन दोनों में अप्रत्यक्ष स्रोत अत्यधिक विश्वसनीय है, क्योंकि प्रत्यक्ष स्रोत जो है पृथ्वी के अंदर तक हम जा ही नहीं सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग पर हम जा ही नहीं सकते। यह प्रत्यक्ष स्रोत जो है वह अत्यधिक विश्वसनीय नहीं है, इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी हमको मुख्य रूप से किन स्रोतों से प्राप्त होता है, अप्रत्यक्ष स्रोत से। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत खनन, प्रवेदन और ज्वालामुखी। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत खनन, प्रवेदन, ज्वालामुखी। खनन और प्रवेदन मुख्य रूप से धरातल या भूपर्पट्टी का ऊपर वाला भाग का खुदाई किया जाता है या ड्रिलिंग किया जाता है, प्रवेदन किया जाता है और अंदर से कोई पदार्थ बाहर निकाला जाता है, तब जाकर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान जिसको बोलते जोहान्सबर्ग, वहां पर 3 से 4 किलोमीटर खुदाई किया गया है, जबकि आर्कटिक महासागर का एक कोला प्रायद्वीप है, वहां पर 12 किलोमीटर की खुदाई किया गया है। तो यहां से विभिन्न पदार्थों को प्राप्त किया गया है और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है, अर्थात कई किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत खनन, प्रवेदन और ज्वालामुखी, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत तापमान, दाब, घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंग। अधिकतर प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि 11वीं क्लास में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात किस प्रकार का रहेगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमको किन स्रोतों से प्राप्त होता है, ए प्रत्यक्ष स्रोत, बी अप्रत्यक्ष स्रोत, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा, दोनों, सी। सही ऑप्शन क्या होगा, सी अर्थात दोनों। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, ए खनन, बी प्रवेदन, सी ज्वालामुखी, डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर इसको चेंज कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है, ए खनन, बी प्रवेदन, सी ज्वालामुखी, डी भूकंपीय तरंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी अर्थात भूकंपीय तरंग। तो इस प्रकार से इस चार्ट को याद रखना होगा कि प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमें किन किन स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमको किन किन स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत खनन, प्रवेदन, ज्वालामुखी, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत तापमान, दाब, घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंग। यह सब जो है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जो लोगों ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमको दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला प्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्राप्ति के वे स्रोत जिससे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से देखकर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। अर्थात खनन के माध्यम से,
ड्रिलिंग के माध्यम से ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर से हमें विभिन्न पदार्थों की प्राप्ति होती है और उन पदार्थों के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि खनन, ड्रिलिंग और ज्वालामुखी विस्फोट यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। खनन या ड्रिलिंग की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदर से खनिज और चट्टानों को निकाला जाता है। खुदाई करके, ड्रिलिंग करके पृथ्वी के अंदर से विभिन्न प्रकार के खनिज और विभिन्न प्रकार के चट्टानों को निकाला जाता है, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म तरल मैग्मा से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त किया जाता है। ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर से तरल मैग्मा जो द्रवित अवस्था में होता है वह पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है। इसके साथ साथ गैस, जलवाष्प इत्यादि निकलते हैं। तो जब यह पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की संरचना है। अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी देते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान की खुदाई 3 से 4 किलोमीटर तक। दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान की खुदाई 3 से 4 किलोमीटर तथा आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग किया गया है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। सोचने वाली बात है कि ड्रिलिंग के माध्यम से या खुदाई के माध्यम से या प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से मात्र 12 किलोमीटर की ही जानकारी मिल पाया है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6378 किलोमीटर। हमें जानकारी 6378 किलोमीटर की चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष स्रोत से हमको कितना की जानकारी मिलता है? 12 किलोमीटर का। इस प्रकार प्रत्यक्ष स्रोत अधिक विश्वसनीय नहीं है, यह अत्यधिक विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर मात्र 12 किलोमीटर तक कहीं जानकारी मिलती है। हमारे पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह 6378 किलोमीटर है। कितना है? 6378 किलोमीटर, जबकि प्रत्यक्ष स्रोत से मात्र 12 किलोमीटर तक की जानकारी मिलता है। हमें तो जानकारी यहां से लेकर यहां तक 6378 किलोमीटर की चाहिए, इसीलिए प्रत्यक्ष स्रोत अत्यधिक विश्वसनीय नहीं है। अप्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वे स्रोत जो पृथ्वी के अंदर गए बिना हम पृथ्वी के अंदर जा भी नहीं रहे हैं तथा विभिन्न पदार्थों को प्राप्त किए बिना पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, ये प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। जैसे तापमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तापमान, गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ता है, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के धरातल से अंदर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान क्या होता है? बढ़ता है, जिसे भूकंपीय प्रवणता कहा जाता है। अर्थात धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि भूकंपीय प्रवणता कहलाता है। औसत 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। 32 मीटर, जैसे वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, यहां पर औसतन 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तापमान बढ़ने का दर एक समान नहीं है। हर जगह पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही नहीं बढ़ेगा। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसा बढ़ता तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापमान लाखों से भी ऊपर हो जाता है। तो इस प्रकार से कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तापमान बढ़ने का दर एक समान नहीं है। लगभग 20 किलोमीटर अंदर जाने पर तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 किलोमीटर अंदर जाने पर तापमान 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कोर में अर्थात पृथ्वी के केंद्र वाले भाग में जाने पर तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ता है, धरातल की गहराई बढ़ता है, वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। सामान्यतः यह देखा गया कि 32 मीटर अंदर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन यह तापमान बढ़ने का दर सब जगह एक समान नहीं है। 20 किलोमीटर अंदर जाने पर तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 किलोमीटर अंदर जाने पर तापमान 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कोर में तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोत है घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। अर्थात 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का वजन 5.5 ग्राम है। 5.5 ग्राम है। भूप्रपट्टी का औसत घनत्व 2.75 ग्राम घन सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5, ऊपरी परत का घनत्व 2.75, जबकि केंद्र का घनत्व 13.3 है। इससे साफ पता चलता है कि जैसे जैसे धरातल के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि हो रहा है। घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दबाव, गहराई बढ़ने के साथ साथ दबाव बढ़ती है, क्योंकि घनत्व में वृद्धि होता है। घनत्व मतलब वजन में वृद्धि होता है। उससे ऊपर वाला हल्का पदार्थ, उससे नीचे उससे वजन पदार्थ, उससे नीचे उससे वजन पदार्थ, जिसके फलस्वरूप जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ता है। दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर पर पहले 5 केजी का वजन है, उसके ऊपर 3 केजी का वजन है, उसके ऊपर 1 केजी का वजन है, तो दबाव हमारे शरीर पर या सिर पर, हमारे सिर पर दबाव अत्यधिक होगा। अर्थात जैसे जैसे गहराई बढ़ता है वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता है। तो में वृद्धि होगा तो भारी पदार्थ का दबाव बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान, घनत्व और दबाव तीनों चीज की वृद्धि होता है, अर्थात तीनों चीज बढ़ता है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। क्या है भूमध्य रेखा? भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर, कहा ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी पिंड का एक ऐसा बल है जो किसी अन्य पिंड को खींचता है, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। कारण क्या है? यहां से जरूर कोई ना कोई केंद्र के अंदर भारी पदार्थ है, कुछ है भारी पदार्थ है जो उसको खींच रहा है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर अधिक भारी पदार्थ है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर अधिक है। भूकंप, भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन या धरातल का हिलना। भूकंप एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसके आधार पर पृथ्वी का कोई भाग, पृथ्वी का कुछ भाग या धरातल, उसमें अचानक कंपन होता है, वह हिलने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? भूकंप। यह एक प्राकृतिक घटना है। किस प्रकार की घटना है? प्राकृतिक घटना है। भ्रंशों के कारण शैलों का विपरीत दिशा में खिसकना और टकराव के कारण ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा से तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में गमन करते हुए भूकंप लाती है। क्या लाती है? भूकंप। भ्रंश का अर्थ होता है पृथ्वी का कोई भाग धंस जाना, कुछ भाग को छोड़ करके अगर कोई धंस जाएगा तो उसको बोलेंगे हम भ्रंश। क्या बोलेंगे? भ्रंश। तो भ्रंश के फलस्वरूप कोई भाग टूट करके अचानक नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है कहीं जाकर के या विपरीत दिशा में सरकेंगे, या तो इधर जाकर के टकराएंगे, या तो टकराएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। जाने के फलस्वरूप, एक दूसरे से दूर जाने के फलस्वरूप या टकराने के फलस्वरूप, दोनों ही स्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा से तरंग उत्पन्न होता है, और यह तरंग जो होता है पृथ्वी की सभी दिशाओं में गमन करते हुए भूकंप लाता है। होता क्या है कि मान लिया जाए पानी में हम एक कंकड़ फेंक दिए। क्या फेंक दिए? कंकड़ फेंक दिए। कंकड़ जहां फेंके हैं वहां पर तो कंपन उत्पन्न हुआ, उस कंपन के फलस्वरूप पानी में तरंग उत्पन्न हो गया। हम कंकड़ फेंके हैं, उसके कंकड़ के फलस्वरूप पानी में तरंग उत्पन्न हुआ, और उन तरंग के फलस्वरूप अन्य तरंगों की उत्पत्ति होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि तरंग और बढ़ता जाता है, अर्थात विभिन्न दिशाओं में गमन करना प्रारंभ कर देता है। तो वही चीज यहाँ कहता है कि टकराव या खिसकने के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा से तरंग उत्पन्न होता है जो सभी दिशाओं में गमन करते हुए भूकंप लाता है। क्या लाता है? भूकंप। वह स्थान जहां ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी का वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होता है, भूकंप यहां उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? हो सकता है चट्टानें एक दूसरे से अलग हटी, हो सकता है कि प्लेटें एक दूसरे में टकराव हुआ। तो जहां पर यह क्रिया हुआ, भूकंप की उत्पत्ति हुआ, उसे क्या कहते हैं हम? उद्गम केंद्र। भूकंप की उत्पत्ति जहां से हुआ, ये टकराए, तो इस जगह भूकंप की उत्पत्ति हुआ।
इसी को बोलेंगे हम उद्गम केंद्र, या इसी को बोलेंगे हम फोकस, या इसी को बोलेंगे हाइपोसेंटर। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होता है उसको क्या कहते हैं, तो उद्गम केंद्र या फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। भूतल या धरातल का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग महसूस किया जाता है अधिगम केंद्र या इपीसेंटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुआ, किसकी उत्पत्ति हुआ, भूकंप, और भूकंप के फलस्वरूप ऊर्जा निकले, ऊर्जा के फलस्वरूप तरंग उत्पन्न हुआ, और तरंग जो होते हैं, तरंग जब उत्पन्न हुआ तो यह तरंगे जो है वह धरातल की ओर आते हैं। अब धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है, मान लीजिए यहां पहुंचा, धरातल का वह बिंदु या धरातल का वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे कहते हैं हम इपीसेंटर। क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अधिगम केंद्र। अधिगम केंद्र जहां भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे बोलेंगे फोकस। मान लीजिए यहां हुआ, इसको बोलेंगे फोकस। और यहां से तरंगे उत्पन्न हुआ और धरातल पर, यह मान लीजिए धरातल है, तो धरातल पर सबसे पहले जहां महसूस किया जाता है या जहां पहुंचता है उसे बोलते हैं इपीसेंटर या अधिगम केंद्र कहा जाता है। अधिगम केंद्र भूतल का वह बिंदु होता है जो उद्गम केंद्र से समीप और समकोण पर होता है। जैसे मान लीजिए यह इपीसेंटर या अधिगम केंद्र जो है वह धरातल का बिंदु होता है, भूतल का बिंदु होता है, और एक ऐसा बिंदु होता है जो फोकस से या उद्गम केंद्र से एकदम समीप है। सोचिए समीप है, और क्या डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, अर्थात समकोण पर होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल अर्थात धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग पर ही आते हैं। हाँ, जितने भी भूकंप होते हैं वे सभी भूकंप जो होते हैं वह मात्र 200 किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, मात्र इसमें 200 किलोमीटर तक ही भूकंप आता है। तो जितने भी प्राकृतिक भूकंप होते हैं वह स्थल मंडल या धरातल से 200 किलोमीटर के गहराई वाले भाग पर आते हैं। जिस यंत्र के सहायता से या जिस यंत्र से भूकंपीय तरंग को अभिलेखित किया जाता है उसे भूकंप अभिलेख या सीस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की जब तरंगें उत्पन्न होती है तो तरंगों को एक विशेष यंत्र के माध्यम से उसको अभिलेखित किया जाता है, उसको चिन्हित किया जाता है, और उसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। भूकंपीय तरंग, भूकंप के दौरान मूल रूप से दो प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। जब भूकंप की घटना होती है तो कितने प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के, एक भूगर्भिक तरंगे और दूसरा धरातलीय तरंगे। एक वे तरंगे जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं, और दूसरा वे तरंगे जो धरातल पर उत्पन्न होते हैं उसको बोलेंगे धरातलीय तरंगे। तो भूकंप के फलस्वरूप दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक तरंगे और दूसरा का द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। भूकंप के फलस्वरूप दो प्रकार की तरंगों की उत्पन्न होती है, एक भूगर्भिक और दूसरा का धरातलीय। अब भूगर्भिक तरंगे या पृथ्वी के अंदर या भूगर्भ में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक तरंगे और दूसरा का द्वितीयक तरंगे। जहां पर उद्गम केंद्र है वहां पर ऊर्जा उत्पन्न हुए, जब ऊर्जा उत्पन्न हुए तो तरंग उत्पन्न हुआ, और ये तरंगे भूगर्भिक तरंगे कहलाती है, जो पृथ्वी के भूगर्भ में या पृथ्वी के अंदर विभिन्न दिशाओं में चलती है। जब ये तरंगे धरातल पर पहुंचती है तो धरातल के विभिन्न शैलों को हिला देती है। धरातल के विभिन्न शैलों को क्या करती है, हिला देती है। तो धरातल और शैल के अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप एक अन्य तरंग की उत्पत्ति होता है, इसे धरातलीय तरंग कहेंगे। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात उद्गम केंद्र से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी के कारण यह तरंगे अर्थात भूगर्भिक तरंगे उत्पन्न होती है, और पृथ्वी के अंदर सभी दिशाओं में गति करती है। यह पृथ्वी के अंदर इस वाले भाग में सभी दिशाओं में गति करती है। प्राथमिक तरंग तथा द्वितीयक तरंग यह भूगर्भिक तरंग है। अभी हम लोगों ने देखा कि भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक तरंग, अर्थात यह दोनों भूगर्भिक तरंग है, अर्थात पृथ्वी के अंदर वाले भाग में गति करती है। धरातलीय तरंग जो होती है वह भूगर्भिक तरंग अर्थात P और S या
प्राथमिक और द्वितीयक तरंग तथा धरातलीय शैल से अन्योन क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं और धरातल के साथ साथ क्षैतिज गति करते हैं और यह सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। अर्थात जो धरातलीय तरंग होते हैं, क्योंकि जितने भी मानव है, जीव जंतु है, ये सभी धरातल पर है। कहाँ है? धरातल पर है। इसलिए सबसे अधिक अगर विनाशकारी तरंग होता है तो कौन सा तरंग होता है? धरातलीय तरंग। भूकंपीय तरंग की गति गुजरने वाले पदार्थ के घनत्व के अनुसार परिवर्तित होता है। भूकंप की तरंग जो होती है वे विभिन्न घनत्व वाले पदार्थ, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर घनत्व अलग अलग है, जैसे जैसे जाते हैं वैसे घनत्व क्या होता है? बढ़ते जाता है। छड़ी को पानी से भरे हुए बाल्टी में डालते हैं तो वह छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। देखे कि देखे? मुड़ा हुआ प्रतीत। किस कारण? अपवर्तन के कारण। क्या कारण है? क्योंकि हवा कम घनत्व वाला था और पानी ज्यादा घनत्व वाला था। क्या? ज्यादा घनत्व वाला था, इसीलिए मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार से जब भूकंपीय तरंग विभिन्न घनत्व से गति करते हैं तो ये परिवर्तित होते हैं। अधिक घनत्व वाले शैले से गुजरने पर इनकी गति बढ़ती है। याद रखने वाली बात है कि जब अधिक घनत्व से भूकंपीय तरंग गुजरते हैं तो इनकी गति बढ़ती है, और जब कम घनत्व वाले शैले से गुजरती है तो इनकी गति क्या होती है? कम होती है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा जा रहा है, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अन्य जानकारी जो है वह हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।